हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है, यह है जियो पॉल सार्त्र का राजनीतिक चिंतन। अस्तित्ववादी विचारकों में सार्त्र का नाम उल्लेखनीय है। अस्तित्ववाद को एक आंदोलन का रूप देने में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो अस्तित्ववादी विचारकों में क्या जो सार्त्र थे, जियो पॉल सार्त्र, उनका उल्लेखनीय नाम है। अस्तित्ववाद वाद को एक आंदोलन का रूप देने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अस्तित्ववादी दर्शन, उसकी पुस्तक बीइंग एंड नथिंग एक महत्वपूर्ण कृति है। उसके विचारों में स्वतंत्रता एक केंद्रीय तत्व है। तो उनके विचारों में क्या है, जो स्वतंत्रता है वो एक केंद्रीय बिंदु है। उसे वह मनुष्य की सत्ता के साथ एकाकार मानता है। उसके विचारों का सार उसके कथन में निहित है। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। सार्त्र का अस्तित्ववादी चिंतन यदि फ्रांस पर जर्मन आधिपत्य से उत्पन्न है तो भी वह उससे कम से कम अधिक मात्रा में प्रभावित अवश्य है। 1940 और 46 तक फ्रांसीसी जनता को अत्यधिक अपमान और दमन सहना पड़ा। जर्मनी के साथ संघर्ष आंदोलन में भाग लेने वाले युवकों के मन में जीवन के अर्थ संबंधी अनेक प्रश्न उठते थे और वे अपनी भूमिकाओं के विषय में काफी जिज्ञासु थे। उन्होंने अपने अस्तित्व की निरर्थर निरर्थकता अनुभव की और वे एक ऐसे सूत्र या सिद्धांत की खोज में लगे जो उसको कष्ट सहने और आतंक का सामना सम्मानपूर्ण करने का पाठ सिखाता रहे। उन्हें शत्रु द्वारा आरोपित यंत्रणा और मृत्यु का वर्ण करना पड़े। ऐसे समय में यही प्रश्न उठता था कि उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे समय में सार्त्र ने अस्तित्ववाद का बोध कराया। तो सार्त्र का जो अस्तित्ववादी दर्शन वास्तविक मानव अस्तित्व पर बल देता है। मनुष्य और जगत का संबंध एक विषय से दूसरे विषय का संबंध नहीं है। यानी आदमी किसी उत्पाद का उत्पादन नहीं और न ही वस्तु विषय केवल विषय की रचना है। सार्त्र कहते हैं कि अस्तित्व और सार एग्जिस्टेंस और जो एसेंस है उनका पूर्वगामी है। तो अस्तित्व क्या है, सार का पूर्वगामी है। उदाहरण के लिए आप एक कुर्सी लीजिए जिसे बढ़ई बना रहा है। बढ़ई के मन में एक कुर्सी की अवधारणा पहले से विद्यमान होगी, तभी वह कुर्सी बना सकेगा। अतः कुर्सी के संबंध में हम कह सकते हैं कि कुर्सी का अस्तित्व उसके सार द्वारा निर्धारित है। कुर्सी के सार से तात्पर्य उसके गुण, उसकी उपयोगिता तथा निर्माण विधि से है। वास्तविक कुर्सी से अस्तित्व में आने से पहले यह सब बातें उसकी अवधारणा में विद्यमान होती है, बल्कि उसी के कारण कुर्सी का निर्माण होता है। तो उसका ये मानना है कि अस्तित्व क्या है, सार का पूर्वगामी है। उसने कुर्सी का उदाहरण देते हुए कहा कि जिसे बढ़ई बना रहा है, तो क्या है, कुर्सी की अवधारणा उसे पहले से उसके मन में है। अतः कुर्सी का संबंध में हम ये कह सकते हैं, कुर्सी का अस्तित्व उसके सार द्वारा निर्धारित होता है। कुर्सी के सार से तात्पर्य उसके गुण की उपयोगिता तथा निर्माण की विधि से है। वास्तविक कुर्सी अस्तित्व में आने से पहले पहले ये सब बातें बढ़ई के मन में क्या है, बढ़ई के अवधारणा में विद्यमान होती है, बल्कि उसी के कारण बढ़ई के कारण कुर्सी का निर्माण होता है। सार्त्र क्या है, चेतना से पहले अस्तित्व की बात करते हैं। इस सिद्धांत का सबसे प्रभावशाली वर्णन सार्त्र ने अपने मशहूर उपन्यास नौसिया में किया है। उपन्यास का नायक रॉकवेता अस्तित्व की वास्तविकता का अपने चारों ओर अनुभव करता है। वो अपने को वस्तुओं के अस्तित्व से घिरा हुआ पाता है। वस्तुएं बिना किसी अपेक्षा के उसके विचारों एवं भावनाओं से उदासीन मात्र विद्यमान होती है। सार्त्र का कहना है कि दर्शन ने अस्तित्व की अवहेलना की। हमें सार तत्वों की खोज न करके मानवीय वास्तविकता का अध्ययन करना चाहिए। वे मानव चेतना को ही अस्तित्व व्यंजक घटना विज्ञान एग्जिस्टेंशियल फिनोमोलॉजी का प्रमुख विषय मानते हैं। सार्त्र अपने चिंतन के माध्यम से व्यक्ति को मानव होने का बोध कराते हैं। वे कहते हैं कि आदमी स्वतंत्र है, किसी भी स्थिति में वह अपना निर्माता और सृष्टा स्वयं ही है। सार्त्र आदमी को बचाना चाहते थे। एक आदमी की तरह वे कहते हैं कि आदमी अंतोगत्वा केवल आदमी बन सकता है।
मटर बेर या बिली नहीं, आदमी क्या होगा, केवल आदमी बन सकता है अंतर्गत, तो मटर बेर या बिली नहीं। आदमी के प्रति उनकी अधिक आस्था या विश्वास, मानव स्वातंत्र्य के लिए प्रतिबद्धता उन्हें किसी भी वाद तंत्र या व्यवस्था से जुड़ने नहीं देती। व्यवस्था आदमी बनाता है और अपने होने के लिए, और जब यही व्यवस्था आदमी को खाने लगती है तब उसकी स्वतंत्र चेतना क्रांति की पुकार करती है। मानवीय अस्तित्व के केंद्र में सात्र ने उनकी स्वतंत्रता को रखा है। यह मानवीय स्वतंत्रता ही जो आदमियत को संभव करती है। तो हम जिसे स्वतंत्रता कहते हैं, मानवीय वास्तविकता से अलग नहीं। यह सच नहीं है कि मानव आदमी पहले अवस्थित होता है और बाद में क्रमशः स्वतंत्र होता है। आदमी होने में और उसके स्वतंत्र होने में कोई भेद नहीं है। सात्र के अनुसार स्वतंत्रता आदमी की सुविधाजनक स्थिति नहीं है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, बालक या वृद्ध, बुद्धिमान हो या सन की स्वतंत्रता ही उसके अस्तित्व की विशेषता है। सात्र के मतानुसार स्वतंत्रता अपने आप में चाहे पूर्ण है और हम अपना निर्माण स्वयं करते हैं। सात्र का मानना था आदमी जानवरों से इसलिए भिन्न है क्योंकि उसके पास उसकी स्वतंत्रता है। उसका ये मानना था कि आदमी पशुओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि उसके पास उसकी स्वतंत्रता है आदमी के पास, जिससे यह अपने मानवीय अस्तित्व की रचना कर सकता है। इस संबंध में सात्र का यह कहना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आदमी का विकास व्यक्तिगत तथा सामुदायिक रूप से उनके अपने हाथ में है। यह प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं है। उसके शब्दों में आदमी बिल्कुल अकेला है और पूरी तरह स्वतंत्र। चूंकि वह स्वतंत्र है, अपनी सारी संभावनाओं के साथ वह कोई भी निर्णय ले सकता है और हर लिए हुए निर्णय के साथ प्रतिबद्धता उसकी अपनी है। सात्र के विचारों में स्वतंत्रता के साथ जुड़ा जो संताप है, उसमें हम दो पारस्परिक ख्यालों का मिश्रण पाते हैं। एक बार जो नियति के सामने घुटने टेक दे, आदमी बेसहारा और भाग्यवादी हो जाए, उसे जैसा भी जो भी मिलता है वह उसे स्वीकार कर ले। दूसरा, सात्र ऐसी अवधारणा का समर्थक है जो स्वतंत्र व्यक्ति को कभी भी यथास्थिति स्वीकारने नहीं देती। यह उसे चैन से नहीं बैठने देती है, न ही उसकी कठिनाइयों का सरल निदान खोजने देती है और न ही उसे कभी स्वर्ग मिल सकता है। उसे बस निरंतर युद्ध रहना होगा, संघर्ष करना होगा। इस प्रकार सात्र की स्वतंत्रता व्यक्ति को कर्म करने की ओर प्रवृत्त करती है। उसे बौद्ध या स्टोइक स्वतंत्रता से चिढ़ है क्योंकि उसकी परिणति निवृत्ति निश्चेष्टता में होती है। स्वतंत्रता संसार के क्रियाकलापों में अंतर्ग्रस्त करती है और सहभाग की मांग करती है। छात्र की स्वतंत्रता और सहकर्मियों के साथ एकात्मकता पर दिए गए बल ने उसे समाजवाद की ओर झुका दिया। अंतोगत्वा वह साम्यवाद के बहुत निकट आ गया। वह स्वतंत्रता को समानता के निकट ले गया। ऐसा करने के लिए उसने सभी विशेषाधिकारों का नष्ट किया जाना आवश्यक बताया। फिर भी उसका दर्शन मार्क्सवाद से क्या था, भिन्न है। छात्र का वह मार्क्स के पदार्थवाद को अस्वीकार कर देता है। सर्वहारा वर्गीय राज्य के अलावा दल के लिए व्यक्ति का दमन उसके असह्य है। 1956 में हंगरी की क्रांति को कुचल जाने के बाद वह साम्यवादियों से नाता तोड़ देता है। छात्र ने बौद्धिक की परिभाषा करते हुए कहा कि केवल कसरत से ही कोई बौद्धिक नहीं हो जाता है। एक इंजीनियर बौद्धिक हो सकता है जबकि उसका सारा कार्य श्रम पर निर्भर करता है। व्यावहारिक ज्ञान के प्रावधिकार अथवा टेक्नोक्रेट उस समय बुद्धिजीवी हो जाते हैं जब उनका ज्ञान सार्वभौमिक उद्देश्य रखते हुए किसी भी विषय, विशिष्ट वर्ग या कुछ एक व्यक्तियों के सेवार्थ प्रयुक्त होने लगता है। छात्र जो थे बुद्धिजीवियों की भूमिका का प्रबल आलोचक है। छात्र बौद्धिक क्रियाकलापों का एक बड़ा उदाहरण वियतनाम युद्ध के समय मिलता है। कुछ एक बुद्धिजीवियों ने वियतनाम युद्ध के खिलाफ संस्थाएं बनाई, नारे लगाए और यह दिखाने की चेष्टा की कि वियतनाम जो युद्ध है किस प्रकार से मानवता का अहित कर रहा है। इसमें डॉक्टर हो गया, वैज्ञानिक, इतिहासवाद तथा न्यायाधीश सभी शामिल थे। छात्र क्या थे, इन बुद्धिजीवियों
सार्त्र इनको क्या बुद्धिजीवियों संज्ञा देते हैं क्योंकि ये कर्म के पथ पर अग्रसर नहीं होते हैं। बुद्धिजीवियों से सार्त्र सक्रियता की मांग करते हैं। सार्त्र के शब्दों में मेमोरेंडम दस्तखत करके, जुलूस निकालकर या वियतनामी युद्ध की निंदा करने से क्या होगा, किंतु अगर कुछ चुने हुए बौद्धिक गंदी बस्तियों में जाएं, आर्कलैंड पोर्ट में जाएं, युद्ध फैक्ट्रियों में जाएं तो फर्क जरूर पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि अपने दफ्तर में बैठकर जो बौद्धिक लड़ाई करता है वह प्रति क्रांतिकारी है, चाहे वह कुछ भी लिखे। बौद्धिक दायित्व केवल बौद्धिक देन नहीं है, बौद्धिक देन ही नहीं बल्कि उस सक्रियता में है जहां वो अपनी सेवाओं को दमितों के लिए समर्पित करता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया जीवा पॉल सार्त्र का राजनीतिक चिंतन के बारे में हो गया ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।